गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश सर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत दो टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीएमएस की चर्चा करेंगे, उसके पश्चात हम लोग हॉट स्पॉट की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं अपने जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया है 1979 में सीएमएस बात करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से हम लोग चर्चा 1948 से प्रारंभ किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1948 का आईयूसीएन का डिस्कशन किया है। उसके पश्चात हम लोगों ने 1964 रेड डाटा बुक का डिस्कशन किया। फिर 1971 रामसर आर्द्रभूमि की चर्चा की गई। फिर 1973 में हम लोगों ने साइट्स की चर्चा किया। 1976 में हम लोगों ने चर्चा किया है ट्रैफिक की, और उसी के साथ हम लोगों ने 2005 का एक CAWT का भी डिस्कशन कंप्लीट किया है। आज जो हमारी चर्चा है यह 1979 की, साथ में 1988 की है। तो सबसे पहले हम लोग 1979 की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उसका नाम है सीएमएस। आइए सबसे पहले हम सीएमएस के विषय में डिस्कस करते हैं कि सीएमएस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम सीएमएस के विषय में डिस्कस करें, एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी सीएमएस के विषय में कि इसका अगर पूरा नाम हम देखें तो इसको कहते हैं कन्वेंशन। यहां पर ध्यान रखिएगा, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन, क्या, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। इसका तात्पर्य है ऐसे प्रजाति के संरक्षण की बात करता है जो माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, अर्थात यह एक लंबा सफर तय करते हैं और इस दौरान यह इंटरनेशनल जो टेरिटरी है उसको भी क्रॉस करते हैं। हो सकता है कोई स्पीसीज हो जो रसिया का है, वह वहां से पलायन करके भारत के इस टेरिटरी में आ सकता है। भारत के टेरिटरी का कोई स्पीसीज यहां से पलायन करके किसी अन्य टेरिटरी में जा सकता है। इस प्रकार से जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके अगर पलायन करते हैं तो ऐसी इसका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह ट्रीटी लाई गई है। कब की ट्रीटी है? तो 1979 की ट्रीटी है। तो इसका नाम क्या है? द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। अगर हम बात करें इसका एक कहां पर यह अस्तित्व में आई थी, स्थान है वान। वान कहां पर है? जर्मनी में है। तो वान जर्मनी में इसका यह ट्रीटी सामने निकल करके आई और तभी से इसका नाम रखा गया सीएमएस। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है सीएमएस में वर्तमान में भारत इसका सदस्य बना है, लेकिन 1983 में बना है। हम लोग देखे थे भारत सदस्य किसका बना है। सबसे पहले हमने चर्चा किया था रामसर आर्द्रभूमि का, फिर हमने चर्चा किया साइट्स का, ट्रैफिक का। तो लगभग 3-3 सालों का डिफरेंस था जब भारत उसका सदस्य बना है। लेकिन यहां पर भारत जो सदस्य बना है 4 साल बाद बना है, क्योंकि 79 का यह ट्रीटी है और भारत इसका सदस्य बना है 1983 में। यहां पर अगर बात करें कि कैसे प्राणी हैं कि जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या यहां पर कोई वनस्पति आएगी? क्या वनस्पति तो आ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि माइग्रेटरी स्पीसीज की बात कर रहा है। माइग्रेट करने वाली जो स्पीसीज होती है ये कैसी होगी? यहां पर प्राणी जगत की बात होती है, जंतु जगत की बात होती है, ना कि वनस्पति जगत की। यह ट्रीटी पूर्णतया देखा जाए तो जंतु जगत पर आधारित है, वनस्पति जगत पर आधारित नहीं है। इसमें अगर हम पलायन करने वाले स्पीसीज की बात करें तो सर्वाधिक जो पलायन करने वाली स्पीसीज है उसके अंतर्गत हमको रिडले कछुआ देखने को मिलता है। कौन सा? रिडले कछुआ, जो भारत के गहिर माथा तट पर विद्यमान रहता है और
भारत के गहिर माथा तट पर अर्थात उड़ीसा के तट पर आता है सिर्फ किस लिए? प्रजनन करने के लिए। जबकि इसका मूल निवास अगर देखा जाए तो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर से करीब करीब 12 से 13 हजार किलोमीटर की दूरी तय करके यह भारत के गहिर माथा तट पर आता है सिर्फ प्रजनन करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से स्पीसीज हैं जो पलायन करते हैं ऋतु में परिवर्तन के साथ। जैसे मान लेते हैं साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन वैसे तो साइबेरिया में पाया जाता है, लेकिन जब साइबेरिया में ठंडी की ऋतु चरम पर पहुंचती है उस दौरान वह साइबेरियन क्रेन पलायन करके भारत की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान भारत का टेम्परेचर रसिया की तुलना में कम होता है। तो ऐसे बहुत से स्पीसीज हमको देखने को मिलते हैं कि जो ऋतु में परिवर्तन के साथ पलायन करते हैं, या तो अपने आवास की सुविधा के दृष्टिकोण से, या तो प्रजनन के दृष्टिकोण से, चाहे जिस भी दृष्टिकोण से बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जो पलायन करते हैं। तो जब कोई भी स्पीसीज पलायन करता है तो सपोज दैट वह स्पीसीज जिस राष्ट्र में बिलोंग करता है, जिस राष्ट्र से बिलोंग करता है, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है, वहां पर तो उसका संरक्षण होता है, लेकिन वह पलायन करके जिस टेरिटरी में पहुंच रहा है, क्या उस टेरिटरी में भी उसका संरक्षण सुनिश्चित हो पाएगा या नहीं, यह चिंता का विषय था। और इसीलिए यहां पर यह ट्रीटी सामने लाई गई। अगर इस प्रकार का कोई स्पीसीज है जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे टेरिटरी में पहुंचता है तो उसका भी संरक्षण सुनिश्चित। इसलिए जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, जो इसको मानते हैं, वे लोग क्या करेंगे? अपनी टेरिटरी में इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जैसे रिडले कछुआ। तो रिडले कछुआ जब माइग्रेट करके प्रशांत महासागर से गहिर माथा तट पर आता है, उस दौरान वहां की स्थानीय सरकार यहाँ पर जो मत्स्यन का कार्य किया जाता है गहिर माथा तट पर, उसको कुछ समय के लिए रोक देती है, जिससे जो रिडले कछुआ है, इनके जो नवजात बच्चे हैं, यह जाल में फंस करके मर ना जाएं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर या सरकार के स्तर पर इसके संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत से प्रयास किए जाते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी इसके प्रयास किए गए हैं और उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर कई स्पीसीज की चर्चा यहाँ पर की जाती है। एक तो है हो गया रिडले कछुआ, इसी प्रकार हम बात करते हैं साइबेरियन क्रेन, इसी प्रकार से है आमुर फाल्कन, यह एक प्रकार का पक्षी है। फिर इसी प्रकार से एक है हम्पबैक व्हेल है, जो व्हेल मछली है, यह भी काफी ज्यादा पलायन करती है अपने प्रजनन और आवास के अनुकूल सुविधा को प्राप्त करने के लिए। तो इनका कह सकते हैं किसी अवैध प्रकार से इनका शिकार ना हो जाए, इसका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह CMH प्रभाव में लाया गया था। कब? 1979 में। भारत इसका सदस्य बना है 1983 में। यह जो CMS है, इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की अपेंडिक्स होती है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, साइट्स के अंतर्गत 3 प्रकार की अपेंडिक्स होती है, उसी प्रकार यहां पर भी अपेंडिक्स होती है, लेकिन यहां पर अपेंडिक्स की संख्या कितनी है? 2 है। यहां पर 2 प्रकार की अपेंडिक्स होती है। जो पहली अपेंडिक्स है, यदि पहली अपेंडिक्स में किसी स्पीसीज को शामिल किया जाता है तो वह स्पीसीज कैसी होगी? वह स्पीसीज होगी इंडेंजर्ड, अर्थात ऐसी माइग्रेट करने वाली स्पीसीज जो इंडेंजर्ड की लिस्ट में है, उसको हम लोग अपेंडिक्स 1 में डालते हैं। बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो IUCN के रेड डाटा बुक के अनुसार इंडेंजर्ड की लिस्ट से संबंध रखते हैं, साथ में यह माइग्रेट करते हैं, तो उनको हम लोग अपेंडिक्स 1 में शामिल करेंगे। इसी प्रकार जो अपेंडिक्स 2 होती है, इसके अंतर्गत हम ऐसे स्पीसीज को शामिल करते हैं जो कैसी है? माइग्रेट करती हैं। कैसी है? माइग्रेट करती हैं, और इनका कंजर्वेशन किया जाएगा थ्रू एग्रीमेंट। इसका तात्पर्य है इनको IUCN के रेड डाटा बुक के अनुसार कोई विशेष लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह स्पीसीज माइग्रेट करती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, इसलिए इनका भी संरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, अर्थात जिस राष्ट्र से जिस राष्ट्र की तरफ ए स्पीसीज पलायन करते हैं, इस दौरान जिस जिस इंटरनेशनल टेरिटरी को एक क्रॉस करेंगे, उन सभी के मध्य में एक यहाँ पर एग्रीमेंट किया जाता है। इस पर्टिकुलर स्पीसीज का किसी भी प्रकार से हम उनका शिकार ना करें। ये सब बातें यहाँ पर कही जाती हैं किसके अंतर्गत? अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत। अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 दो प्रकार के यहाँ पर अपेंडिक्स बनाए गए हैं। यहाँ पर भी जो इसके सम्मेलन होते हैं, जैसे हमने आपसे डिस्कशन किया था
कि रामसर आर्द्रभूमि का भी सम्मेलन होता है, उसी प्रकार साइट्स का भी सम्मेलन होता है प्रत्येक 3 वर्षों पर। सेम यहां पर भी है, सीएमएस का भी सम्मेलन होता है लेकिन प्रत्येक 3 वर्षों पर। इसका भी सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्षों पर हो रहा है। यहां पर जो सम्मेलन इसका इससे पूर्व हुआ था वह हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 12, 2017 में हुआ था। कहां पर? मनीला, फिलीपींस में। कहां हुआ था? मनीला, फिलीपींस में हुआ था। यहां पर जो थीम दी गई थी वो थीम था देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, अर्थात उनका भविष्य ही हमारा भविष्य है। क्योंकि हम लोग जैव विविधता के प्रारंभ में ही डिफिनीशन के दौरान यह पढ़े थे कि अगर किसी स्पीसीज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो अप्रत्यक्ष रूप से सभी स्पीसीज के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए कह रहा है कि यदि उनका भविष्य हम सिक्योर करते हैं तो हमारा भविष्य भी क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, उनका भविष्य ही हमारा भविष्य है। यह 2017 में जब सीएमएस की मीटिंग हुई थी तब यह थीम दी गई थी। लेकिन वर्तमान में जो थीम है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर जो अगला सम्मेलन हुआ अर्थात लेटेस्ट जो हुआ है 2020 में हुआ है। इसके पश्चात जो होगा 2023 में होगा। तो 2023 में कब होगा ये तो अभी भविष्य का विषय है। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कि पोस्टपोन हो जाएगा ये सब अभी भविष्य में है। लेकिन 2020 का सम्मेलन हो चुका है और यह सम्मेलन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि यह जो सम्मेलन था यह भारत के गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। कहां हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। यह हमको ध्यान रखना है। तो सीएमएस का जो 13 नंबर का सम्मेलन था यह 2020 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। अगर बात करें यह कब से कब तक आयोजन था तो 15 से लेकर के 22 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। लेकिन इस दौरान भी एक थीम दी गई थी। वो थीम क्या थी यह भी महत्वपूर्ण है और यह थीम हमसे अपेक्षित है एग्जाम में पूछने के लिए। तो इसलिए इस थीम को आप क्या करिए, याद कर लीजिएगा। यहां पर थीम है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर बी वेलकम देम होम। इसका तात्पर्य है जो माइग्रेट करने वाले स्पीसीज हैं यह कनेक्ट करते हैं किसको? प्लेनेट को साथ में, एंड टुगेदर हम सभी को, इसलिए हम क्या करें? उनका स्वागत करें। तो काफी अच्छा थीम यहां पर दिया गया है, तो यह थीम हमको याद कर लेना है। साथ में अगर हम बात करें यहां पर एक महत्वपूर्ण यहां पर रिपोर्ट भी हमारे सामने पब्लिश हुई है और वह रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है वह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दौरान जब गांधीनगर में यह सम्मेलन हो रहा था इस दौरान भारत का भी यहां पर एक स्पीसीज है जिसको यहां पर शामिल किया गया और उस स्पीसीज का क्या नाम है? अपेंडिक्स 1 में जो शामिल किया गया उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया। जैसे हमने आपसे कहा था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये भी काफी ज्यादा माइग्रेट करता है, अर्थात यह पलायन करता है। पलायन करने के दौरान इनका अनाधिकृत तरीके से शिकार ना कर लिया जाए या किसी प्रकार से इनका अवैध तरीके से हत्या ना की जाए, तो इन सबको संरक्षित करने के दृष्टिकोण से इसको अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया है। कारण यह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है यह इंडेंजर्ड की लिस्ट में आता है IUCN के अनुसार। साथ में एक और स्पीसीज है जिसका नाम है एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और इसको किया गया है बंगाल का फ्लोरिकन, इसको भी इस लिस्ट में डाला गया है। आपसे प्रश्न अपेक्षित है पूछने के लिए कि हाल फिलहाल में गांधीनगर में जो सीएमएस की मीटिंग हुई थी उस दौरान किस स्पीसीज को अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। तो वहां पर आपको नाम याद करना है, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एशियन एलिफेंट है और बंगाल का फ्लोरिकन है। इन 3 को यहां पर शामिल किया गया है अपेंडिक्स 1 में। और इसी दौरान ध्यान रखिएगा इसी अवसर पर अर्थात 17 फरवरी को, कब? 17 फरवरी को एक रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है भारत के द्वारा और इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 की रिपोर्ट। इस नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और यह रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है
क्योंकि इसके जो निष्कर्ष हैं यह हमको इस बात से अवगत कराते हैं कि माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर किस प्रकार के संकट विद्यमान हैं। तो यहां पर आइए देखते हैं रिपोर्ट के विषय में क्या रिपोर्ट यहां पर कह रही है। यहां पर अगर हम बात करें, यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह 2020 की है, लेकिन कब जारी की गई? 17 फरवरी को, अर्थात जब सीएमएस की मीटिंग चल रही थी उसी दौरान इसको जारी किया गया। यहां पर कई संस्थाओं ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया। यहां पर जो मेन निष्कर्ष ये निकला है वो ये कह रहे हैं कि 50% जो पक्षी हैं ये विलुप्त होने की कगार पर है। यह यहां पर मेन निष्कर्ष है कि 50% जो पक्षी हैं ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह इसका मेन निष्कर्ष है। कैसे निष्कर्ष यह आया है इसके विषय में हम लोग नीचे समझेंगे, लेकिन यह जो रिपोर्ट तैयार की गई है इस रिपोर्ट में कई बिंदु हमारे लिए प्रासंगिक हैं। सबसे पहला तो यही प्रासंगिक है कि दिस इज द फर्स्ट कंप्रहेंसिव असेसमेंट, अर्थात यह अपने आप में पहला इस स्तर का असेसमेंट किया गया है। इस व्यापक स्तर का असेसमेंट यह अपने आप में पहली बार किया गया है, जिसमें 15,500 से अधिक बर्ड वॉचर ने पार्टिसिपेट किया है। अर्थात यह जो रिपोर्ट है किसी एक व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं की गई है, यह बल्कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं 15,500 लोग हैं, और वो भी जो स्पेशलिस्ट हैं, अर्थात जो पक्षियों का विशेष अध्ययन करते हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऐसे आम जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं की। तो इनके द्वारा यहां पर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और यहां पर भी विशेष बात यह है ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने रिपोर्ट इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड रिपोर्ट का जो पोर्टल है उस पर अपलोड किया गया। अपलोड करने के बाद फिर जाकर के उसका एक कंक्लूजन निकाला गया है। तो यह काफी एथेंटिक आंकड़े हैं। और यहां पर जो असेसमेंट किया गया है स्पीशीज का, कितने स्पीशीज का असेसमेंट किया गया है यह भी महत्वपूर्ण है। यहां पर टोटल असेसमेंट हुआ है 867 स्पीशीज का असेसमेंट किया गया है, आकलन किया गया है। लेकिन कितने का यहां पर टारगेट था? देखो, एक होता है कि कितने को हमने मतलब कैलकुलेट किया, लेकिन हमारे जो सैंपल में थे वो कितने थे? सैंपल में हमारे थे कितने? 1250 से 1300 में से हम लोगों ने 867 स्पीशीज के ऊपर अध्ययन किया है। अध्ययन 867 स्पीशीज के ऊपर किया गया है। यहां पर 10 मिलियन ऑब्जर्वेशन थे। 10 मिलियन ऑब्जर्वेशन के डाटा को एनालिसिस किया गया। आप समझ रहे हैं, 10 मिलियन ऑब्जर्वेशन डाटा था, एक दो डाटा नहीं है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ डाटा। आप सोचो 15,500 लोग हैं, 15,500 लोग कितने प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए होंगे, कितने प्रकार के फुटेज लिए होंगे, वीडियो अपलोड किए होंगे। ये सब आंकड़े जब एकत्रित किए गए तो इनका नंबर लगभग 1 करोड़ अर्थात 10 मिलियन ऑब्जर्वेशन डाटा था। इस 10 मिलियन ऑब्जर्वेशन डाटा का एनालिसिस किया गया, उसका आकलन किया गया, विश्लेषण किया गया, और विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया। तो आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर यही कारण क्या है एनालिसिस करने का कि हम पक्षियों के ऊपर ही अध्ययन क्यों किए हैं, किसी और स्पीशीज का अध्ययन हम लोगों ने क्यों नहीं किया। उसके पीछे यहां महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो वर्ड होते हैं या पक्षी होते हैं या एक्सीलेंट इंडिकेटर होते हैं इसके ऑफ द स्टेट ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड, जो हमारे नेचुरल वर्ड होते हैं, इस नेचुरल थोड़ा सा यहां पर कभी काले समस्या आती है, ठीक है। यहां पर जो नेचुरल वर्ड है, इस नेचुरल वर्ड का अगर हमको वास्तविक इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है कि हमारा यह प्राकृतिक जो विश्व है यह किस दिशा में मूव कर रहा है, तो हमको इसका सबसे बेहतर जो स्पष्टता पूर्वक जानकारी मिलती है वह पक्षियों से ही मिलता है। क्योंकि पक्षी काफी ज्यादा माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं, जो लगभग पूरे विश्व की जानकारी हमको प्रदान कर देते हैं। इसलिए इन्हीं के ऊपर अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
यहां पर अब कुछ निष्कर्ष हैं, थोड़ा इसकी हम बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, 3 प्रकार के यहां पर इंडिसेस हैं, मतलब 3 आधारों पर इनका आकलन किया गया है। 3 आधार कौन कौन से हैं? एक तो आधार इनका है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक, अर्थात 25 वर्षों के दौरान इनके क्या इनमें फ्लैक्चुएशन देखा गया है, उसका आंकड़ा यहां पर लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि इन 25 वर्षों में इस पर्टिकुलर स्पीसीज की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, किस क्षेत्र में इनका डेंसिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस क्षेत्र से इनका पॉपुलेशन घट रही है। तो इस प्रकार से अध्ययन किया गया, एक लॉन्ग टर्म इनका आकलन किया गया। दूसरा जो अध्ययन का आधार था वह था करंट एनुअल ट्रेंड, अर्थात लास्ट 5 वर्ष का। तो पहला 25 वर्षों का लॉन्ग टर्म इनका अध्ययन किया गया इन पर्टिकुलर स्पीसीज का। तो आप सोचो 25 साल के अध्ययन का एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, 1-2 सालों का नहीं है। 15,500 बर्ड वाचर जो अपने अनुभव हैं, उस अनुभव के आधार पर इन पक्षियों के क्या किए हैं, आंकड़े एकत्रित करके इसको एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का कार्य किए हैं, जिसके माध्यम से फिर इसका विश्लेषण किया गया है। तो काफी एथेंटिक आंकड़ा है। और यहीं पर एक शॉर्ट टर्म भी अध्ययन किया गया है जो 5 वर्षों का है। साथ में यहां पर बात की जाती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, इसका तात्पर्य है ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, यह स्पीसीज का कहां पर संकेंद्रण ज्यादा है और कहां पर संकेंद्रण कम है, अर्थात यह कहां से कहां पर पलायन करते हैं, कहां इनका फेवरेबल प्लेस होता है जहां पर ये जाना चाहते हैं, और कहां से ये माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सब बातों का यहां पर अध्ययन किया जाता है। तो 3 आधार है, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है और एक इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। इस आधार पर अध्ययन किया गया है। यहां पर जो रिपोर्ट हमको मिली है, जो फाइंड आउट हमको प्राप्त हुए हैं, निष्कर्ष जो मिले हैं, यहां पर निष्कर्ष काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। और यही निष्कर्ष हमने प्रारंभ में ही दिखा है कि लगभग 50% स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी। क्यों? क्योंकि यहां पर आंकड़े आपके सामने लिखे गए हैं। क्या? 52% जो स्पीसीज हैं, अर्थात 867 स्पीसीज का जो अध्ययन किया गया 1250 से 1300 के मध्य में, इसमें से लगभग 52% जो स्पीसीज हैं इनमें डिक्लाइन देखा गया है, अर्थात इनमें गिरावट आई है। ये लास्ट 25 वर्षों में इनकी पॉपुलेशन में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है, या हम यूं कहें कि लगभग 52% यहां पर विलुप्त हो गए। क्या हो गए? विलुप्त हो। काफी चिंता का विषय। साथ में यह भी बात कही गई है कि लगभग 43% जो स्पीसीज हैं 867 में से यह स्टेबल हैं, अर्थात ना तो इनके पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है और ना तो इनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है, यह स्टेबल है। लेकिन 52% जो स्पीसीज है ये डिक्लाइन किए हैं, अर्थात इनकी पॉपुलेशन में लगातार गिरावट देखी गई है। साथ में यहां पर कह रहा है कि 5% जो स्पीसीज हैं इनके पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखा गया है, अर्थात इनमें वृद्धि देखी गई है। काफी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है जो हमसे पूछा जा सकता है और यहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, यह पूरी संभावना बनी हुई है। क्योंकि भारत में एक तो पहली बार सीएमएस की मीटिंग हुई और इस दौरान भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी पब्लिश किया। तो इन सभी दृष्टिकोणों से देखा जाए तो यह जो टॉपिक है यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी अगर सीएमएस की अगली मीटिंग होती है, अर्थात जो 14 नंबर की मीटिंग है, यह हमको देखना है कि 14 नंबर की जो मीटिंग है यह कब होती है और कहां होती है और उसके क्या निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। क्योंकि प्रत्येक 3 वर्षों पर इसकी मीटिंग होती है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। और ये हमारा भविष्य का प्रश्न भी होगा, जो अगर मान लेते हैं एग्जाम से पूर्व हो गया तब तो याद ही करना है, और एग्जाम के बाद हुआ तो आपका यहां से प्रश्न बनने की संभावना काफी ज्यादा हाई है। तो इन सब तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम आगे बात करें, अगला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हॉट स्पॉट की चर्चा। यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में। अगर हम हॉट स्पॉट के विषय में डिस्कस करें तो हॉट स्पॉट की जो पहली बार संकल्पना हमारे सामने निकल करके आई है, यह नॉर्मन मायर्स के द्वारा, नॉर्मन मायर्स जो थे भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और यह रिपोर्ट 2 चरणों में आई है। एक 88 की रिपोर्ट है, एक 90 की रिपोर्ट है।
वैसे पहली बार जब 88 में आई थी तभी इन्होंने हॉट स्पॉट की चर्चा कर दिए थे। फिर भी 88 और 90 दोनों में हॉट स्पॉट की चर्चा पहली बार हमारे सामने आई है। किसके द्वारा? नॉर्मन मायर्स के द्वारा हमारे सामने हॉट स्पॉट की चर्चा आई है। ये बातें तो स्पष्ट हो गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हॉट स्पॉट की चर्चा कब की है, तो 1988 की है। किसने किया है? नॉर्मन मायर्स महोदय ने किया है। यह हमको याद कर लेना है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया है और 88 तथा 90 के दौरान की यह पूरी चर्चा है। साथ में अगर हम बात करें यहां पर किसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट का दर्जा देते हैं, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म और कंडीशन। टर्म कंडीशन ए है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर स्थानिक प्रजातियों की बहुलता हो, इंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। कैसी स्पीसीज होनी चाहिए? इंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, स्थानिक प्रजाति होनी चाहिए, अर्थात या विदेशज नहीं हो, स्थानिक हो। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर स्थानिक प्रजातियों की क्या हो? बहुलता हो। और कितनी स्पीसीज हो? मिनिमम 70% स्पीसीज स्थानिक हो। तो साथ में बस इतना ही टर्म नहीं है, दूसरी भी शर्त है। एक तो स्थानिक स्पीसीज हो, साथ में और क्या शर्त है? यहां पर मानव जनित गतिविधियों के कारण उसका लगातार क्षरण हो रहा हो, अर्थात इसके ऊपर संकट भी हो, संभावित संकट भी हो। तो अगर ये शर्त पूरी होती है तो जाकर के उसको हम हॉट स्पॉट का दर्जा देंगे, अन्यथा हॉट स्पॉट का दर्जा नहीं देंगे। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र पूरे विश्व में चिन्हित किया गया है उसकी संख्या टोटल 36 है। वैश्विक स्तर पर हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 36 है। ये बात हमको याद रखना है। विश्व में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं? 36 हैं। लेकिन इसमें से भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? इनकी संख्या 4 है। काफी संवेदनशील एरिया है भारत, हर दृष्टिकोण से यहां पर 4 हॉट स्पॉट हैं। और इसी प्रकार हम लोगों ने माइक की साइट के बारे में भी डिस्कस किए थे कि नहीं? जब हम साइट की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था ना, साइट की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 10 थी 1997 में, वहीं पर माइक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत एशिया में 28 माइक की साइट थी, उसमें से 10 भारत में हैं। अर्थात भारत में हाथियों की इनलीगल किलिंग काफी ज्यादा होती थी। उसी प्रकार वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो टोटल हॉट स्पॉट की संख्या 36 है, जिसमें से 4 हॉट स्पॉट भारत में हैं। काफी संवेदनशील एरिया है भारत में, क्योंकि भारत में ये जो 4 लोकेशन हैं जो चिन्हित किए गए हैं, यहां पर स्थानिक प्रजातियों की संख्या 70% से अधिक है। साथ में मानव जनित गतिविधियों के कारण इनके ऊपर संकट भी विद्यमान है। ये 4 स्थान कौन कौन से हैं, इनके नाम हमको याद होने चाहिए और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो स्थान यहां पर चिन्हित किया गया है वह है हिमालय का क्षेत्र। कौन सा है? हिमालय का क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है यह है इंडो बर्मा का क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत वाला सेक्शन है, जिसमें भारत का पूर्वोत्तर वाला सेक्शन आता है, साथ में म्यांमार वाला सेक्शन आता है। और अतीत में म्यांमार को हम क्या कहते थे? बर्मा कहते हैं, इसलिए इंडो बर्मा वाला सेक्शन ये दूसरे नंबर का हॉट स्पॉट है, क्योंकि यहां पर स्थानिक स्पीसीज जो प्रजातियां हैं काफी ज्यादा हैं। साथ में जो तीसरा लोकेशन हमको देखने को मिलता है ये है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से ही मिला जुला आपका रहता है श्रीलंका। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका यह आपका तीसरा हॉट स्पॉट है। और जो चौथा हॉट स्पॉट है वह आपको मिलता है जो एक प्रकार से अंडमान निकोबार और सुंडालैंड है, अर्थात इंडोनेशिया वाला सेक्शन। कौन वाला? इंडोनेशिया वाला सेक्शन। इसी को अगर हम मैप में लोकेट करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक तो हो गया हमारा हिमालयी सेक्शन ए वाला, और एक सेक्शन हो जाता है यहां पर पूर्वोत्तर वाला, एक सेक्शन हो जाता पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला, एक हो जाता अंडमान निकोबार और सुंडालैंड। ये 4 लोकेशन हमारे सामने आते हैं, 4 लोकेशन हमारे सामने आते हैं। इन चारों को हमको ध्यान में रखना होगा। एक हिमालयी क्षेत्र है, एक इंडो बर्मा है, एक हमारा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, एक है अंडमान निकोबार और सुंडालैंड। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, कभी काल प्रश्नों में हम लोगों को उलझा देता है, और उलझाता ये है
कि जब हॉट स्पॉट के नाम पूछता है तो उसमें भारत के हिमालय के विषय में काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला प्रश्न देता है। लेकिन आप देखिए, हिमालय तो है, लेकिन अगर हिमालय में भी वह वर्गीकरण कर दे कि कौन सा हिमालय है, पश्चिमी हिमालय है कि पूर्वी हिमालय, तो आपका जो सही आंसर होगा ये पूर्वी हिमालय होगा। पश्चिमी हिमालय इसलिए थोड़ी संभावना कम हो जाती है क्योंकि पूर्वी हिमालय जो है यह इंडो बर्मा में भी आ जाता है और हिमालय में भी आ जाता है। तो इस आधार पर अगर हम कभी इस सुविधा में फंस जाएं, हिमालय दिया तब तो ठीक है, अगर वह विभाजित कर दिया कि पूर्वी हिमालय या पश्चिमी हिमालय, तब आप पूर्वी हिमालय ही टिक करिएगा, पश्चिमी हिमालय ना टिक करिएगा, क्योंकि पश्चिमी हिमालय में उतनी जैव विविधता तो है, लेकिन स्थानिक स्पीसीज के साथ साथ यहां पर मानव जनित गतिविधियों से जो संकट है वो थोड़ा तुलनात्मक तौर पर कम है। इसलिए सही आंसर हो जाता है पूर्वी हिमालय। फिर भी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और साथ में है अंडमान निकोबार। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, और वो ये है, इसी प्रकार जो काफी ज्यादा संवेदनशील हॉट स्पॉट होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील हॉट स्पॉट, उनको हम कहते हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। और ऐसे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट पूरे विश्व में कितने लोकेट किए गए हैं? टोटल इनकी संख्या है मात्र 8। कितने हैं? 8। और इस 8 में से भारत के टेरिटरी से कितने संबंध रखते हैं? उनकी संख्या है 3। तो आप सोचिए, पूरे विश्व में जिसकी संख्या मात्र 8 है, इसमें से 3 प्लेस भारत से संबंध रखते हैं। इसलिए कोई भी एग्जाम हो, यकीन करिएगा हर एग्जाम में हॉट स्पॉट से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि गिनती के मात्र 3 ही प्लेस हैं जहां से हॉट स्पॉट के नाम आते हैं। ये कौन कौन से नाम हैं? हॉट स्पॉट 4, लेकिन हॉटेस्ट हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? मात्र 3 है। और इनके नाम कौन कौन से हैं? इसी में से नाम आता है, एक तो इंडो बर्मा अर्थात पूर्वोत्तर वाला सेक्शन हमारा है, एक पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला सेक्शन है, और एक हमारा है अंडमान निकोबार और सुंडालैंड। तो ये जो डिस्कशन था, यह डिस्कशन एक प्रकार से अगर हम कहें तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, जिसके संरक्षण के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। और इस प्रकार से हम आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोग कल पुनः एक नए क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।